Hey guys, welcome back to my channel. I am back with a new video, and in this video I am going to discuss with you behaviorist theory, cognitive theory and maturation and readiness theory. So all these theories are very important from the view of entrance exams of B.Ed, for competitive exams of TET and NET exams. And in the previous video I have already discussed about all the theories that is very important. So let's get started. So what is behaviorist theory? Behaviorist theory is the learning is viewed as the ability to perform new behaviors which are established as goals. तो इसमें लर्निंग ऐसे देखा जाता है जो एक न्यू बिहेवियर चाहिए हमें, जो कि हमारा गोल सेट होता है एक न्यू बिहेवियर. एक स्टूडेंट में हम लोग एक न्यू बिहेवियर चाहते हैं और वही टीचर का गोल होता है कि उस बिहेवियर को स्टूडेंट के अंदर लाना. Efforts to create condition which will enable the learners to demonstrate that behavior. So इसमें efforts behaviorist theory में जो behaviorist सब हैं जितने भी जो कि एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छे हैं, वो सब एफर्ट्स लगाते हैं और वैसा कंडीशन उन स्टूडेंट्स के सामने रखते हैं ताकि जो उन्हें सिखाया गया हो वो एक्सपीरियंस वो उन्हें याद करके उस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए या फिर उस कंडीशन में वो उस चीज़ को यूज़ करके वो बिहेवियर दिखाएं. जैसे कि अगर हम किसी बच्चे को सिखाते हैं कि अपने फूड को शेयर करना चाहिए सबके साथ, तो वो कंडीशन हम उसके सामने लाएंगे. जैसे कि अगर वो बच्चा है उसे खाना दिया गया और एक दूसरे बच्चे को हम उसके सामने लाएंगे, तो वो अगर उस फूड को उसके साथ शेयर कर रहा है तो मतलब कि वो अपना बिहेवियर दिखा रहा है, जो कि उसमें चेंजेस आया है टीचर की वजह से, वो अपना बिहेवियर शो कर रहा है. दैट इज द बिहेवियरिस्ट थ्योरी कि हम लोग बिहेवियर चेंज लाते हैं एक स्टूडेंट में. अर्ली बिहेवियरिस्ट एडवर्ड थॉर्नडिंग. सो सबसे पहले बिहेवियरिस्ट कौन थे? एडवर्ड थॉर्नडिंग थे, and also known as the father of education psychology. इन्हें father of education in education psychology का जनक भी माना जाता है. So उन्होंने 3 laws of learning दिए थे. 3 main laws of learning. First was the law of effect. It stresses the importance of the effect of stimulus response. तो उनका जो फर्स्ट लॉ था वो था लॉ ऑफ इफेक्ट. क्या उस पर प्रभाव पड़ता है? जो भी लॉ ऑफ इफेक्ट था वो मेन इंपॉर्टेंस द इफेक्ट ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स को ही देता था कि क्या स्टिमुलस क्या होता है जो कि एक्शन क्रिएट करवा दे, और रिस्पॉन्स क्या होता है जो उस स्टिमुलस से जो भी रिएक्शन आता है वही रिस्पॉन्स होता है. सो जो भी इम्पोर्टेंस था वो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स पे था कि वो जो हमने सिखाया है जो बिहेवियर उसका क्या रिस्पॉन्स आता है. सेकेंड वॉज द लॉ ऑफ रेडीनेस. रेडीनेस मतलब कि वो कितना उत्सुक है, वो कितना विलिंग है उस चीज़ को करने के लिए, वो कितना ईगर है उस चीज़ को करने के लिए. द लॉ ऑफ रेडीनेस इंडिकेट्स द लर्नर्स विलिंगनेस टू मेक एसआर कनेक्शन. तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स का कनेक्शन बनाना रहता है तभी वो बिहेवियर दिखता है. तो जो लर्नर है, जो भी स्टूडेंट है, वो कितना उत्साहित है उस चीज़ को, उस एसआर कनेक्शन को बनाने में इस लॉ ऑफ रेडीनेस में बताया गया है. एंड द थर्ड वॉज द लॉ ऑफ एक्सरसाइज. तो ये लास्ट लॉ था. द लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कनेक्शन थ्रू प्रैक्टिस. सो जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज था उसमें जो प्रैक्टिस के द्वारा हम लोग जो कनेक्शन बनाए हैं उसको स्ट्रांग बनाया जाता था. अगर आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करोगे बार बार तो वो चीज़ आपकी स्ट्रांग हो जाती है. जैसे आप मैथ्स प्रैक्टिस करते हो तो योर मैथ्स गेट स्ट्रांग. सो आपकी स्ट्रांग बढ़ती है उस चीज़ में. आपके कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप ज़्यादा दे रहे हो टाइम, अपना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो चीज़ ज़रूर स्ट्रांग बनती है. सो ये 3 लॉज थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे थॉर्नडिंग के. सो कंक्लूजन क्या निकलता है? हियर द रोल ऑफ टीचर बिकम्स अ वेरी क्रूशियल इन डिसाइडिंग व्हाट चेंजेस ऑफ द बिहेवियर द लर्नर शुड डिस्प्ले व्हेन दे लर्न. सो यहाँ टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. उन्हीं पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा चेंजेस चाहते हैं अपने स्टूडेंट में और वो कौन सा चेंज डिस्प्ले करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट में. अगर वो अच्छे चेंजेस चाहते हैं तो उनका स्टूडेंट अच्छा चेंज डिस्प्ले करेगा, और वो टीचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है ये चीज़ कि वो कैसा चेंजेस चाहते हैं अपने लर्नर में, और वही चीज़ वो लर्नर शो करता है अगर सीखने के बाद, अगर वो बिहेवियर थ्योरी के द्वारा उसे पढ़ा रहे तो. लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स. तो स्टिमुली और रिस्पॉन्स के बीच में जो भी एसोसिएशन होता है उसी को लर्निंग कहते हैं. इस थ्योरी के बारे में इसका कंक्लूजन निकलता है कि जो स्टिमुलस है, जो स्टिमुली है जिससे हम लोग एक्शन क्रिएट करवाते हो, जो रिस्पॉन्स है उसके बीच में जो कनेक्शन और एसोसिएशन होता है उसी को लर्निंग कहते हैं. द सेकेंड वन इज कॉग्निटिव थ्योरी. So what is cognition? First of all, we have to learn about what is cognition. Cognition means an individual's thoughts, understandings, knowledge of interpretation or ideas about his environment and himself.
तो कॉग्निशन क्या होता है? एक इंडिविजुअल, एक किसी भी इंसान का सोच, उसके विचार, वो सीखने की शक्ति उसकी, उसका आईक्यू लेवल, उसको कितना नॉलेज है, उसको कितना ज्ञान है किसी भी चीज़ के बारे में, वो कैसे इंटरप्रेट करता है चीज़ों को, वो अपने एटमॉस्फेयर में कैसे रहता है, अपने एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ है उसको कितना जल्दी ग्रास्प करता है, अपने इन्वायरमेंट के तरीके से वो कितना सोशली एक्टिव है और अपनी चीज़ों को कितनी तरीके बारीकी से वो लेता है, इसी को कॉग्निशन कहते हैं। दिस इज बेसिकली अ मेंटल थिंग. This is a process of learning through constructive and active and thought process by memory और practice. So एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने दिमाग लगा के, आप अपना मेमोरी यूज करके और आप प्रैक्टिस के द्वारा आप चीज़ों को याद करते हो, चीज़ों को पढ़ते हो. और एक एक्टिव एंड थॉट प्रोसेस है मेनली कॉग्निटिव थ्योरी. वॉट एवर वी लर्न थ्रू आवर मेंटल एबिलिटी. सो इनके द्वारा, कॉग्निटिव थ्योरी के द्वारा कहा जाता है कि जो भी हम लोग पढ़ते हैं, जो भी हम लोग सीख रहे हैं, वो हमारी मेंटल एबिलिटी की वजह से सीख रहे हैं. हम अपने प्रैक्टिस करके वो चीज़ सीखते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल, हाउ टू लुक टाइम. सो हम लोग ने टाइम देखना कैसे सीखा था? किसी ने हमें बता दिया कि मिनट हैंड कौन सा है, एंड आवर हैंड कौन सा है, एंड सेकंड हैंड कौन सा है. सो लंबी सुई कौन सी है, छोटी वाली सुई कौन सी है. किसी ने एक बार हमें वो टाइम बता दिया तो हम लोग प्रैक्टिस कर करके टाइम देखना सीख गए कि 12 कितना बज रहा है, 12:40 कैसे बज रहा है. तो ये हमने प्रैक्टिस किया, ये हम अपने आप खुद सीख गए, हमें बस किसी ने डायरेक्शन दे दी. सो दिस इज ऑल अबाउट कॉग्निशन थ्योरी. एंड द थर्ड वन इज मैच्योरेशन एंड रेडीनेस थ्योरी. सो व्हाट इज मैच्योरेशन? परिपक्वता. और रेडीनेस क्या होता है? किसी भी चीज़ को सीखने की कितना ईगर है, कितना विलिंग है उस चीज़ को, कितना उत्साहित उस चीज़ को सीखने के लिए. इट लीन हैविली ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैच्योरेशन इन स्टेजेस ऑफ बायोलॉजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट. सो ये मैच्योरेशन एंड रेडीनेस थ्योरी ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि आपका मैच्योरेशन, परिपक्वता का स्टेजेस कैसे होता है बायोलॉजिकली, और मेंटल हेल्थ, मेंटल डेवलपमेंट कैसा हो रहा है. एक बच्चा का मेंटल डेवलपमेंट 5 साल के बच्चे का और एक 10 साल के बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट बहुत अलग अलग होता है. वो लेस मेंटली डेवलप्ड होता है जो 6 साल या 5 साल का बच्चा है, और जो 10 साल का बच्चा है वो मोर मेंटली डेवलप्ड होता है. सो उन लोग के मेंटल एज पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है. इट इज़ अज्यूम दैट अ चाइल्ड पासेस थ्रू ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन रीचिंग मैच्योरिटी. सो जब तक वो मैच्योरिटी तक पहुंचता है तो बहुत सारे स्टेजेस को पास कर चुका होता है डेवलपमेंट के, तब वो मैच्योरिटी पे पहुंच रहा है. जीन पियाजे गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडीनेस. तो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने रेडीनेस का कॉन्सेप्ट दिया, मतलब ईगरनेस का, कि वो कितना जल्दी सीख सकता है उस चीज़ को, कितना उत्साहित होकर सीख सकता है. अकॉर्डिंग टू हिम, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कम्स बिफोर अ चाइल्ड हैड टू बी कॉग्निटिवली रेडी टू लर्न, एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन बायोलॉजिकल मैच्योरिटी एंड सोशल इंटरेक्शन. सो जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसी बच्चे के पास आता है, मतलब कि जब वो सीख रहा होता है वो बच्चा, तो उसे, वो बच्चे को कॉग्निटिवली रेडी होना चाहिए. उसका माइंड उस चीज़ को सोचने के लिए रेडी होना चाहिए. उसका माइंड का आईक्यू लेवल उतना होना चाहिए ताकि वो उस चीज़ को ग्रास्प कर सके, उस चीज़ न्यू किसी चीज़ को सीख सके. सो उसका मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. The Italian educator Maria Montessori claimed that period of sensitivity corresponding to certain ages exist when a child's interest and mental capacity are best suited to acquiring knowledge of such things as texture and colors, tidiness and language. तो इनके मतलब मारिया मॉन्टेसरी एक इटालियन एजुकेटर थी, और इनके कहने के हिसाब से ये था कि पीरियड ऑफ सेंसिटिविटी वही एज होती है जो कि चाइल्ड इंटरेस्ट और मेंटल कैपेसिटी जो सूट करता है एक स्टूडेंट को, जब तक वही नॉलेज उसको देना चाहिए. जैसे 5 साल के बच्चे को हम टेक्सचर सिखाना बताते हैं, कलर सिखाना कि ये रेड है, ये ग्रीन है. अब कोई 10 साल के बच्चे को तो नहीं सिखाएंगे क्योंकि वो 5 साल में वो चीज़ सीख चुका है. और कोई हम लोग दूध पीते बच्चे को तो नहीं सिखाएंगे जब वो बड़ा हो चुका होगा, जब उसका मेंटली इतना डेवलप हो चुका होगा उसका मेंटल हेल्थ, ताकि वो उस चीज़ को सीख सके. उसी को हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ सेंसिटिविटी. जैसे कि लैंग्वेज सीखता है बच्चा रह रह के जब वो बड़ा होता है धीरे धीरे. दिस वॉज ऑल अबाउट मैच्योरेशन रेडीनेस थ्योरी. ये होल एक तरीके से आपका मेंटल डेवलपमेंट, आपका बायोलॉजिकल डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है. आप जो चीज़ सीख रहे हो, आपको मेंटली तब तक डेवलप होना चाहिए उस चीज़ को सीखने तक, तभी आप सीख सकते हो. और आपके अंदर एक ईगरनेस होना चाहिए, रेडीनेस होना चाहिए उस चीज़ को सीखने के लिए. So this is all about the three theories that I have taught you, and I hope you will like this video and subscribe to my channel, and thank you for watching my video. Stay tuned with me if you want to watch all the theories that are important for the B.Ed entrance exam, state exams and NET exam. Thank you so much.